बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है 8th क्लास और दुआ भी है कि सब बच्चे खैर खैरियत से हों। आइए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था मौलाना अल्ताफ़ हुसैनी अली के हालात ज़िंदगी और मैंने आपको उसके बारे में क्वेश्चन भी बता दिए थे, तो वो आपका होमवर्क था जो आपने अपनी नोटबुक पे साथ साथ कर लेना है। सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है और उसके बाद आपने मुसन्निफ़ का हवाला जैसे आपने पहले चैप्टर में किया करके उनके क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं। आज हम अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली का लिखा हुआ सबक मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इनकी किस किताब से लिया गया चैप्टर। ये है जी यादगार गालिब। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली ने किताब लिखी यादगार गालिब, जिसमें जो उन्होंने गालिब के बारे में है वो किताब, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो आपके सिलेबस में डाला गया है। अभी मैं इसकी रीडिंग करूँगी, मैं साथ साथ इसकी मीनिंग भी आपको बताती जाऊँगी जो आपने अपनी एज इट अपनी बुक पे इसी तरह उतारते जाना है। मिर्ज़ा गालिब के इखलाक नहायत वसी थे। इखलाक वसी होने का मतलब क्या है कि बड़े इखलाक थे, अच्छे इखलाक का मालिक थे, वो बड़ा दिल था उनका। वो हर शख्स जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। कुशादा पेशानी का मतलब क्या होता है? बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ। जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिलता उसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता था। इश्तियाक का मतलब क्या होता है? शौक़ होना, यानी उनकी शख्सियत, उनके अखलाक इतना अच्छा था कि अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में एक बार उनसे मुलाकात हुई तो उसकी ये ख्वाहिश रही कि वो दोबारा गालिब से ज़रूर मिले। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे, उनकी खुशी से खुश और उनकी गम में गमगीन हो जाते थे। बाग बाग होना, बहुत खुश होना, यानी दोस्तों को जब भी देखते, जब भी मिलते, दोस्त उनके पास जाते, ये दोस्तों के पास जाते तो उन्हें बहुत खुशी होती थी और दोस्तों की खुशी में शरीक होते थे और गम में गमगीन होते थे। इसलिए इनके दोस्त हर मज़हब और मिलत के ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, इनके एक एक हर्फ से मेहर मोहब्बत, गम ख्वारी और यगानगत टपकती है। मेहर मोहब्बत का मतलब भी मेहर मोहब्बत को ही कहते हैं। गम ख्वारी का मतलब कहता है दुख बांटना। यगानगत किसे कहते हैं? इत्तेफाक और इत्तेहाद को। कि वो खतूत, गालिब के खतूत जो हैं वो पाकिस्तानी अदब का बहुत बड़ा सरमाया है। गालिब ने ख़तों को मुकालमा बना दिया और बड़े खूबसूरत अंदाज में वो ख़त लिखते हैं। ऐसे लगता नहीं है कि वो ख़त है, आप पढ़ो तो ऐसे लगता है आपको जैसे दो लोग आपस में बैठे बात करें। तो जितने भी उन्होंने ख़त लिखे, अगर आप उनका मुताला करोगे तो आपको लगेगा कि उसमें उन्होंने अपने दोस्तों के लिए अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया है, बेपनाह यगानगत है, बेपनाह गम बांटा है। अगर कोई दोस्त किसी मुश्किल में या परेशानी में है तो उन्होंने ख़त इस अंदाज में लिखा कि अपने दोस्तों के गमों को बांटा है। वो हर एक ख़त का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे। फ़र्ज़ ऐन का मतलब क्या है? अहम फ़र्ज़। इनका बहुत सा वक्त दोस्तों को जवाब लिखने में सर्फ होता था। बीमारी और तकलीफ़ की हालत में भी वो ख़ुतों के जवाब लिखने से बाज ना आते थे। दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे। गज़लों की इस्लाह के सिवा और तरह तरह की फरमाइशें इनके बास खालिस और मुखलिस दोस्त करते थे और वो इनकी तकमील करते थे। तकमील करने का मतलब क्या होता है? मुकम्मल करना। यानी दोस्त उनसे तरह तरह की फरमाइशें करते थे। बाज़ दोस्तों अपनी शायरी भेजते थे कि आप इसकी करेक्शन कर दें, और बाज़ दोस्त और तरह की भी फरमाइशें करते थे, लेकिन गालिब जो हैं वो उससे कभी तंग नहीं होते थे। अक्सर लोग इनको बेरंग ख़त भेजते थे। बेरंग ख़त कौन से होते हैं? वो ख़त जिनके ऊपर टिकट लगा हुआ नहीं होता। ठीक है, घर में जो डाकिया ख़त लेकर आता है या कोई लेटर्स वगैरह आते हैं घर में, पोस्ट आती है, उसके ऊपर डहाने के टिकट लगे होते हैं, और अगर टिकट ना लगा हो तो वो बेरंग ख़त होता है। और उसकी पेमेंट किसने करनी होती है? जो उस ख़त को वसूल करता है। ठीक है, अक्सर ख़त उनको जो है वो बेरंग भेजते थे, लेकिन इन्हें कभी नागवार ना गुजरा था, लेकिन कभी उन्होंने इस बात की अपने दोस्तों से शिकायत नहीं की थी, उन्हें ये बुरा नहीं लगता था। और अगर कोई शख्स लिफाफे में टिकट रख कर भेज देता तो सख्त शिकायत करते थे। ज़ाहिर है, अगर किसी ने अपनी कोई शायरी इस्लाह के लिए भेजी है तो गालिब ने उसको वापस भी उस शख्स की तरफ, उस दोस्त की तरफ भेजना है। तो बाज़ दोस्त ऐसे करते थे कि टिकट रख भेजते थे ताकि गालिब को के पैसे ना लगे, उन्हें टिकट खरीदना ना पड़े, और गालिब को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। मुरव्वत और लिहाज। मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायत था। बदरजा गायत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी लिहाज, मोहब्बत दूसरों के लिए मिर्ज़ा गालिब में बहुत ज़्यादा मौजूद था। बावजूद ये कि, यानी इसके बावजूद आखिर उम्र में, यानी बुढ़ापा आ गया था, इसमें वो अशार की इस्लाह देने से बहुत घबराने लगे थे। बाई हमा, इसका मतलब होता है इसके बावजूद उन्होंने कभी किसी की नज़म या गज़ल बग़ैर इस्लाह के वापस नहीं की। एक साहब को लिखते हैं, जहाँ तक हो सका अहबाब की खिदमत बजा लाया और आके अशार देखता था और इस्लाह देता था। अब ना आँख से अच्छी तरह सूझे, ना हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए। यानी अब क्योंकि बिनाई कमज़ोर हो गई है और अच्छी तरह से मुझे दिखाई नहीं देता, आई साइड वीक हो गई है, हाथ भी कांप रहे हैं, मैं अच्छी तरह से लिख भी नहीं सकता, तो कहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी मेरी कोशिश है कि मैं अपने दोस्तों को उनके ख़तों के जवाब ज़रूर दूँ।
اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا. آمدنی کا قلیل کا مطلب کیا ہے کہ خرچہ ان کا کم تھا لیکن ان کی آمدنی یعنی وے آف ارننگ ان کی جو تھی وہ تھوڑی تھی. پیسے ان کے پاس تھوڑے تھے, تنخواہ ان کے پاس کم تھی, لیکن ان کا حوصلہ بہت بڑا تھا. سائل کا مطلب کیا ہے, مانگنے والے. ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کام جاتے تھے. ان کے مکان کے آگے اندھے, لنگڑے, لوڑے اور اپاہج بھی جو بھی معذور, جنہیں کوئی بھی معذوری تھی, مرد عورت پڑے رہتے تھے. غدر کیا ہے, جنگ آزادی کی بات ہو رہی ہے کہ بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرچ بھی لمبا چوڑا نہ تھا, مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے. مطلب اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان کی مدد کرتے تھے, اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے. یعنی اپنا ہاتھ تنگ ہو جاتا تھا, اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں رہتے تھے, لیکن وہ غریبوں کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے. تو ایٹ کلاس ہمارا آج کا یہ لیکچر یہیں تک رہا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے. تو آپ اپنے یہ جو ورڈ میننگ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتائے ہیں اور کچھ لکھے ہوئے بھی سامنے ہیں, آپ انہیں ضرور اپنی نوٹ بک اپنی بکس پہ اتار لیجیے گا. ٹھیک ہے, خیال رکھیے. اللہ حافظ.